मेरा नाम मीना है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ, जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा दिल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दूसरों पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। ये कहानी मेरे घर की नौकरानी पर है, जो हमारे घर में काम किया करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर एक साल बाद बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती कि बताओ ये पाप किसने किया है और ये पाप किसके नाम का है, तो वो नौकरानी रोते हुए मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगाती थी। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती तो पिताजी कहते कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्ज़ाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो फिर से मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलवाया। मेरा नाम मीना है। मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम चंदा था, चंदा की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। माँ किसी मजलूम पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है? ये कौन सी गैरत है और कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवाल कर डाले। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस अब बहुत हो गया, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही अपने घर में अब एक दिन भी इसे रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही कर दी। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त ये तो बिल्कुल भूल बैठी है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा यहाँ से, इस घर से और हमारी जिंदगियों से भी। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, माँ आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने माँ को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती है इन लोगों को, कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर अपना बोझ डाल देती हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था। मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने छुपकर माँ और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वो किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? इस वक्त भी माँ मुझे उस बात की भनक तक लगने नहीं देती थी, और आज भी माँ का बर्ताव वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वो मासूम लड़की चंदा ऐसा भी क्या कर सकती है? मुझे अपने घर के और बाकी नौकरानियों से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वो गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती है। मैंने अगले ही दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वो नौकरानी कहने लगी, जी छोटी मालकिन, बोलिए क्या बात है। मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपनी माँ जैसी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम ये बताओ, चंदा को इस घर से क्यों निकाला गया है? वो नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन, चंदा ने पहले अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब वो फिर से गर्भवती है, जबकि वो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। भला उसकी उम्र तो बहुत कम है, वो बहुत छोटी है, नाबालिग लड़की है। और मालकिन कि वो घर के ही किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने उससे कहा कि तुम जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे चंदा के बारे में पूछा था। वो नौकरानी तो वहाँ से चली गई थी, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी। ये सब कैसे हो सकता था? हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 4 साल का अंतर था। वो मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया हुआ था।
उन दिनों मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वो हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्म सितम और ज़्यादतियों के खिलाफ था। वो किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। जब वे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता था तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई और एक दिन जब मैंने उसे न्यूज़ चैनल पर देखा तो मैं उसे देखकर चौंक पड़ी कि ये तो वही लड़का महेश है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम अब न्यूज़ चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। महेश मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। मुझे बताने लगा कि असल में वो चैनल उसके मामा का है और पहले भी वो कई बार उस चैनल पर प्रोग्राम करता रहा है। महेश ज़्यादातर औरतों के साथ हुए जुल्म पर बात किया करता था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन महेश का उन जुल्म व सितम के खिलाफ हुए वाक़यात से वास्ता जो पड़ता रहता था। मैं एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में चंदा नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बातचीत तो कर लूं। काफ़ी वक्त गुजर गया। मैंने तो उसे पलटकर देखा भी नहीं। आखिर उसके और मेरे दरमियान बहुत अच्छे लम्हात जो गुजरे हुए थे। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। चंदा अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में 2 चारपाई और ज़रूरत के मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए पड़े थे। लोग कैसे कैसे जिंदगी का गुजारा करते होंगे। इतनी गर्मी और ऊपर से वो रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जो ही मेरी नज़र उस चारपाई पर पड़ी, शायद वो उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसे जा रही थी। ज़रा देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और चंदा उनकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नज़र आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था। जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो उस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र चंदा के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वो तो सच में गर्भवती थी। जब मैंने चंदा को आवाज़ दी तो उसने घबराकर पीछे देखा और बोली, दीदी आप यहाँ मेरे घर में? मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं आ सकती। जब वो बोली, नहीं नहीं आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। फिर चंदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा झलने लगी। कहने लगी कि दीदी इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है मैंने उस घर में नौकर के साथ? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर ये क्या है? वो हंस पड़ी और बोली, हाँ ये सच है, मैंने इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक ही पड़ी थी कि ये 16 साल की कुंवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई। चंदा कहने लगी कि आप एक बार मेरी माँ की इस हालत पर नज़र मारिए। क्या आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरत ज़दा थी। उसकी आधी अधूरी सी बातें न जाने वो मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हज़ारों सवालात थे। वो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगा था आप मेरे दुख में शामिल होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, चंदा बात ये नहीं है, मैं यहाँ इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि तुम पर इल्ज़ाम लगाऊं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही तुमको कोई दुख पहुँचाने यहाँ पर आई हूँ। इसकी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। चंदा ने कहा कि आप जानना चाहती है ना, तो आप सब्र कीजिए, वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अभी ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
वो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आधी अधूरी बातें मुझे बहुत परेशानी में डाल रही थी। मैं जब चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा तो मैं चीख पड़ी। चंदा एकदम चक्कर खाकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। मैं भागकर उसके पास गई। चंदा, अपनी आंखें खोलो, मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत ही घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई सोई थी। मैं चंदा को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अगर ये बात माँ तक पहुँच गई कि मैं यहाँ आई थी तो वो मुझे जान से ही मार देंगी। तब अचानक मुझे महेश का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल मिलाई और उसे अस्पताल का पता बताया जहाँ मैं चंदा को ले जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उधर से महेश भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। महेश घबराते हुए पूछने लगा, क्या बात है, यूँ अचानक, वो भी यहाँ इस अस्पताल में? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसीलिए उसे मुझे यहाँ लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ने ही एक एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था क्योंकि चंदा की हालत बहुत ही नाजुक है और कोई भी डॉक्टर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। महेश ने फ़ौरन वहाँ पर मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फ़ौरन ही उस डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से ये केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फ़ौरन ही उसका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और महेश तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त ये ऑपरेशन कर दीजिए। इस लड़की का पति कहाँ है जो कि इन पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त महेश ने बिना सोचे समझे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ चंदा की जान बचानी थी। चंदा ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी चंदा ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर चंदा की हालत बहुत ही नाजुक थी। वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इस दौरान मैंने महेश को सारी बात बता दी। सालों पहले उस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वो बीमार रहने लगी। तभी वो अपनी बेटी चंदा को काम के लिए हमारे घर पर ले आई थी। माँ और पिताजी भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए। मेरी और चंदा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं कभी कभी रात को उसे अपने घर भी रोक लिया करती थी। मुझे बेहद अच्छी लगती थी। और फिर वो 16 साल की हुई और मैं 19 साल की हो गई थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। चंदा से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ का रवैया चंदा से बदल गया था। अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के बाद चंदा उनकी जगह हमारे घर में ही काम करती थी क्योंकि पिताजी ने उसे इजाज़त दे दी थी। माँ खामोश थी, मगर वो मुझे भी बार बार चंदा से दूरी बनाकर रखने को कहती थी। और फिर चंदा ने कुछ ऐसे हादसात किए कि सब कुछ बदल गया। वो बिना पति के ही गर्भवती हो गई थी। माँ ने उसे बदकिरदार कहा और उसे घर से निकालने लगी थी। मगर फिर चंदा के माफ़ी मांगने पर माँ ने उसे दोबारा काम पर रख लिया था। माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। माँ का रवैया अब चंदा के साथ बहुत बुरा हो गया था। मगर फिर से 1 साल के बाद जब चंदा को धक्के मारकर माँ ने घर से निकाला था तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। मगर हैरत की बात थी कि माँ ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा। पिताजी उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वो होते तो कभी भी चंदा पर ये जुल्म नहीं होने देते। इतनी ही देर में डॉक्टर आ चुकी थी। कहने लगी कि चंदा को होश आ गया है, वो सबसे पहले किसी मीना से मिलना चाहती है।
मैं चंदा से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो लड़की चंदा, जिसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, वो बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब ना जाने क्या होने को है। वो मुझसे बस इतना ही कह पाई थी कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वो शख्स कौन था जिसने चंदा के साथ ज्यादती की थी और इतनी कम उम्र में उसे इस हालत तक पहुंचाया? इन सब का जिम्मेदार कौन था? उन आखिरी लम्हात में मेरे और चंदा के बीच जो कुछ बातचीत हुई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था। बचपन से ही चंदा के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया, उसके पीछे क्या वजह थी। मैं चंदा को तसल्ली देने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये बताओ, वो तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। चंदा ने मुझे उस वक्त जो कुछ भी बताया, मैं तो ये सब कुछ सुनकर सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। फिर कुछ ही देर में चंदा की आंखें बंद होने लगी थी। वो पूरी तरह सांस ले रही थी और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई थी। मैं चीखती चिल्लाती ही रह गई। वहाँ सभी डॉक्टर भागे चले आए थे और चंदा का मुंह एक सफ़ेद कपड़े से बांध दिया गया था। मैंने और महेश ने जैसे तैसे करके चंदा के क्रियाकर्म का बंदोबस्त कराया और जब उसकी माँ को चंदा की मौत का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये खबर सुनते ही वो बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। महेश और मैंने उन माँ बेटी का क्रियाकर्म किया। चंदा की वो बातें मुझ पर कयामत ढा रही थीं। मैंने महेश को सारी बात डिटेल से बता दी थी। अब वही एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने और महेश ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में ये खबर आम कर दी कि हमारे शहर में एक 16 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ ये जुल्म न हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनाहगार को जल्द ही सख्त से सख्त सज़ा दिलवाकर ही रहेंगे और उसकी दास्तान हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेज़ी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि पिताजी घर लौट आए हैं, मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपनी दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माँ और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। जब माँ ने मीडिया का नाम लिया तो पिताजी ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वो दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे थे? मुझे देखते ही माँ और पिताजी खामोश हो गए थे और मुझे पिताजी ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन महेश को फ़ोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर चली गई थी। वहाँ जाते ही मैंने अपनी बुआ की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान हो गए कि ये आज अचानक से क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, तब बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी और मैंने महेश के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की और चंदा के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी मालूमात ली, जो कि अब उसके पास रह रहे थे क्योंकि वो बांझ थी और उसने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। महेश ने उसकी सारी ही रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव कर ली थी और हम दोनों ने उनकी इजाज़त लेकर उन बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहाँ से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो वहाँ हमने पहले ही चंदा के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाज़त से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतज़ार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल्स पर चंदा और उसकी माँ के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी और ये सब देखकर घर में माँ ने उधम मचा रखा था। माँ और पिताजी ने गुस्से में घर के तमाम ही नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के पंडित से हुई। उनसे पूछगछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुलकर हमारे सामने आ गया था। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स भी आने वाली थीं, जिनसे साबित होने जा रहा था कि वो चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पहले भी चंदा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था,
मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी चंदा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वो बहुत ही परेशान रहती थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत रहती थी। जब उस बात का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले चंदा की खूबसूरती के पीछे पागल हुए, उस आदमी ने चंदा से ज़्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए ज़बरदस्ती चंदा से शादी कर ली। और जब उसने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्ज़ाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर पर कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए, और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवाकर अपने ही किसी रिश्तेदार को दे दिए थे। और जब फिर से वो लड़की गर्भवती हुई, उस दौरान वो आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सब से बिल्कुल अनजान था। और जब वो वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर आ चुका था, क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अपना सगा बाप था, जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर उन्होंने गुनाह को छुपाने के लिए उससे शादी की। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीरजादे के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीवी के हाथ धक्के दिलवाकर उस लड़की को घर से निकलवा दिया। मेरे पिताजी तो गुनाहगार थे ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरी माँ भी बराबर की इस गुनाह में शामिल थी। वो यह हकीकत बहुत पहले से ही जान गई थी, मगर उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी चंदा के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दी, जो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी की वजह से मुझसे आंखें नहीं मिला सकी थी और आज मुझे उस शख्स को बाप कहते हुए भी शर्म आती है, जो घर में सबके सामने तो चंदा को बेटियों की तरह बुलाता और प्यार करता था और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं महेश के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई थी। चंदा के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारी की तो ज़िंदगी ख़राब ही कर दी थी। वो तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे माता पिता जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को भी तबाह कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।